तो दोस्तों आज हो गई है 17 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आप तक वो सभी खबरें पहुंच सके जो गोदी मीडिया खबरें छुपाता है, नहीं दिखाता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। केंद्र सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात, तो राहुल गांधी ने पूछा मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार अपने बयानों को लेकर के सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय सीमा में कोई भी नहीं घुसा और किसी भी प्रकार की घुसपैठ नहीं हुई है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि चीन ने अतिक्रमण किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने पूछा है कि मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या फिर चीन के साथ है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया है, अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ है, इतना डर आखिर किस बात का है। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला 30 सितंबर को आएगा फैसला। कोर्ट ने अडवाणी, जोशी समेत अन्य को मौजूद रहने के लिए कहा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई के विशेष जज एस.के. यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती समेत सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर को आएगा कोर्ट का फैसला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वोट मांगने पहुंचे जेडीयू के विधायक, तो जनता ने उनके सामने ही कर दी उनके समर्थकों की जबरदस्त पिटाई, मांगा पिछले 5 साल का हिसाब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले का है। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। जनता ने यहां पर नेताजी का स्वागत करने के बजाय पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा मांग लिया। इतना ही नहीं, बात इतनी बिगड़ गई कि जनता ने विधायक के सामने ही उनके समर्थकों की जम करके पिटाई कर दी। मामला बढ़ता देख विधायक के बॉडीगार्ड ने बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर के मामला शांत हुआ। तो वहीं ऐसा ही एक मामला हाजीपुर में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवधेश सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। विधायक जी जिस सड़क के जरिए वहां पहुंचे थे वो सड़क पहले से ही जर्जर थी। इस बात पर वहां मौजूद जनता ने विधायक जी को घेर लिया, जिसके बाद बवाल काफी बढ़ गया यहां पर, और जिसके बाद विधायक यहां पर गाड़ी छोड़ करके पैदल ही भागते हुए नजर आए। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जेडीयू का विधायक हो या फिर बीजेपी का विधायक, जब वो जनता के सामने जनता के बीच में वोट मांगने जाता है तो उसका यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। जेडीयू और बीजेपी को लेकर के जनता में काफी गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है बिहार से। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें। महंगाई की मार, प्याज 60 तो टमाटर 80 रुपए पार। कांग्रेस बोली महंगाई और मोदी दोनों ही हानिकारक हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के राज में आम आदमी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां बेरोजगारी के कारण लोग घर पर बैठे हैं, अब रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों की महंगाई के बोझ ने लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां कोरोना महासंकट में लोगों की आमदनी पहले से ही कम हो चुकी है, तो वहीं अब सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। यानी कि अब आम आदमी बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी का भी शिकार होने के कगार पर पहुंच गया है। इसी पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां पर कहा है कि लोगों की जेब में पहले ही पैसा नहीं,
रोज नौकरियां रोजी जा रही है, ऊपर से कमर तोड़ महंगाई की मार। कहां है, क्या कर रही है मोदी सरकार? ठीक कहा, मोदी और महंगाई दोनों ही हानिकारक हैं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है, महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। प्रशांत भूषण, डॉक्टर कफिल के बाद उमर खालिद, पूर्व जस्टिस बोले भाजपा सरकारें अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रही हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ज्यूडिशरी के मुद्दे पर आयोजित वेबिनार के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार के राज में यह प्रचलन बन गया है कि विरोधी स्वरों को दबाने के लिए उन पर राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। इस मामले में पूर्व जस्टिस लोकुर ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। इससे पहले राजद्रोह देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों पर लगाया जाता था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी कहा है कि बोलने की आजादी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार पत्रकारों पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप भी लगा रही है। कोरोना वायरस के मामलों की सच्चाई दिखाने वाले, वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को फर्जी खबरों के आरोप में फंसाया जा रहा है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का कहना है कि अचानक ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं सरकार की तरफ से। इस साल में अब तक ऐसे 70 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की सच्चाई सामने लाने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का केस लगाया गया, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है जो हिंसा की बात करते हैं। जस्टिस लोकुर ने जेएनयू के छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामले पर भी बोलते हुए कहा है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पढ़ा गया। इसके अलावा पूर्व जस्टिस लोकुर ने गोरखपुर के डॉक्टर कफिल खान का उदाहरण भी दिया है जिन पर रासुका लगाई गई थी योगी सरकार की तरफ से, लेकिन हाई कोर्ट ने उन पर लगी रासुका को रद्द कर दिया। उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनके बयानों को गलत ढंग से पढ़ा गया। ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर का, और उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि भाजपा सरकारें अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रही हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। नोएडा से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हड़ताली सफाई कर्मचारियों की बड़ी धमकी, मांगे ना मानी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नोएडा में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हजारों सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति ना होते देख इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। विभिन्न मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव करते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। इस दौरान संविदा पर कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों ने मांग ना पूरी होने पर सख्त लहजे में आगामी 1 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनका शोषण बंद नहीं हुआ और उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह आगामी 1 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, जिसके बाद पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिला दिग्विजय सिंह का साथ, बोले गांधीवादी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं हिंसक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उमर खालिद को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का साथ मिला है। दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद के पक्ष में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने स्टैंड विद उमर खालिद कैंपेन का समर्थन किया है। साथ ही उमर खालिद को उन्होंने गांधीवादी विचारधारा का भी बताया है। आपको बता दें कि उमर खालिद को पिछले सप्ताह ही दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को मिला है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का साथ। इससे पहले कई बुद्धिजीवियों ने भी उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया था और मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों पर ताला लगाने की तैयारी में मोदी सरकार। इस कतार में है कुल 34 कंपनियां। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार ने बताया है कि 20 केंद्रीय कंपनियों और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ तो लगातार निजीकरण की ओर बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं अब कंपनियों पर ताला भी लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार। दोस्तों अगर आप लोग भी निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात, तो सुरजेवाला बोले यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी मोदी सरकार चीनी बैंकों से गुपचुप तरीके से कर्ज ले रही थी। सुरजेवाला ने कहा है कि गलवान घाटी में सैनिक कुर्बानी देते हैं, सेना सीना ताने जान हथेली पर लिए खड़ी हुई है, ऐसे में मोदी जी ऐप्स बैन कर वाहवाही लूटते हैं और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप तरीके से कर्ज लेते हैं। यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। नहीं चाहिए चीन का पैसा, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं है। ये यहां पर सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज, कहा पहले तो नौकरी ही नहीं उस पर भी 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वाहरी सरकार, पहले तो नौकरी ही नहीं दोगे, जिसको मिलेगी उसको 30-35 से पहले नहीं मिलेगी, फिर उस पर 5 साल अपमान वाली संविदा की बंधुआ मजदूरी, और अब कई जगहों पर 50 वर्ष पर ही रिटायर की योजना। युवा अब सब कुछ समझ चुका है, अपना हक मांगने वो सड़कों पर उतर चुका है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार बेरोजगारी देश भर में बढ़ती ही जा रही है और ऊपर से बीजेपी सरकारें युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। देश भर में लॉकडाउन से हुए फायदे और नुकसान के बारे में देश को बताए केंद्र सरकार, ये यहां पर कहना है विपक्ष का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस से देश में उत्पन्न हालात पर सरकार को घेरते हुए राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार से लॉकडाउन के कारण हुए फायदे और नुकसान का ब्यौरा देश के सामने रखने की मांग की है। दरअसल दोस्तों आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की पहली बार जो घोषणा की उसके लिए सरकार ने आखिर कितनी तैयारी की थी। उन्होंने कहा है कि देश की जनता को यह पता चलना ही चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कितना फायदा हुआ और आखिर कितना नुकसान हुआ। यह यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी, कहा भारत पाकिस्तान व चीन से एक साथ कभी भी नहीं जीत पाएगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत व चीन के बीच सीमा पर विवाद हर रोज घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सेना पिछले करीब 2 सप्ताह से सीमा पर काफी आक्रामक होकर के भारतीय जवानों से उलझ रही है। यही वजह है कि पिछले 20 दिनों में बॉर्डर पर 3 बार गोलीबारी की घटना हुई है। इस सब के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख के माध्यम से भारत को एक धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच यदि भारत चीन व पाकिस्तानी सेना से एक साथ युद्ध करता है तो कभी भी नहीं जीत पाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अब तक चीन का नाम लेने से डर रही है। यहां पर इसी पूरे मामले में विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अगर आप लोग भी इस समय भारतीय सेना के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का